नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। हम सब अभी मानवों के तंत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या हुआ कि रक्त का हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुँचना ही किसके अंदर आएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र में। अब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं जो इसके अंदर भाग लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण में सबसे इंपॉर्टेंट ही कौन है बच्चों, रक्त है। कौन है? रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी कोलाइडी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी कोलाइडी उत्तक। ठीक है, अब ये रक्त है, इसके पीएच का मान कितना होता है? इसके पीएच का मान होता है लगभग 7.4। क्या होता है? लगभग 7.4 होता है। ठीक है, अब जब हमारे अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हमारे अंदर रक्त का निर्माण होता है बच्चों लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में। ठीक है, लेकिन जो बच्चे भ्रूणावस्था में होते हैं, शिशु, उनमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? उनमें रक्त का निर्माण होता है प्लीहा में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे में रक्त का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में, जबकि भ्रूणावस्था में कहाँ पे होता है बच्चों? प्लीहा के अंदर होता है। ठीक है, अब जो हमारा रक्त है, रक्त आपको मालूम है लाल रंग का होता है, लेकिन इस रक्त में बहुत सारे कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम रक्त के पार्ट के बारे में, भागों के बारे में पढ़ते हैं कि रक्त किन किन से मिलकर बना है। तो जो हमारा रक्त है, रक्त देखो, रक्त के अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है तरल भाग जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, एक होता है ठोस भाग जिसे हम कहते हैं रुधिर कोशिका या रुधिर कणिकाएं। अब जो तरल भाग होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ये पूरे रक्त का लगभग 55% भाग होता है। कितना प्रतिशत? 55% भाग होता है। और शेष भाग किसका होता है? रुधिर कोशिकाओं का। तो लगभग वो 45% के आसपास हो गया। ठीक है, अब जो हमारा प्लाज्मा है, देखो बच्चों, प्लाज्मा में क्या क्या होगा? प्लाज्मा में जल पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण होते हैं। ये सारे के सारे पदार्थ किसमें पाए जा रहे हैं? रक्त के प्लाज्मा वाले भाग में। ठीक है, अब हम रक्त का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, रुधिर कणिकाएं। अब जो रुधिर कणिकाएं बच्चों, ये 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये विषाणु नहीं, बिंबाणु है। ठीक है, बिंबाणु। ठीक है, अब जो आरबीसी है, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, लाल रुधिर कोशिका। अब लाल रुधिर कोशिका है, ये ऑब्वियसली लाल रंग की होगी। ठीक है ना, तो ये लाल रंग की क्यों होती है बच्चों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसा वर्णक है? यही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। क्लियर है? हम दूसरी बात करते हैं बच्चों डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या है? श्वेत रक्त कणिका है। अब इनका कलर कैसा है? श्वेत। क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी कारण इनका रंग कैसा हुआ? श्वेत हुआ। अब जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, ये भी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट तो है कणिका में और सेकंड है अकणिका में। अब जो कणिका में है बच्चों, देखो ये 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। जो न्यूट्रोफिल है, ये सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है बच्चों? न्यूट्रोफिल पाई जाती है। मतलब कौन सी डब्ल्यूबीसी रक्त में सबसे ज्यादा होती है? तो आप बताओगे कि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, दूसरी होती है इयोसिनोफिल, फिर है बेसोफिल। इसी तरीके से जो अकणिका में है, ये भी बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। ये लिम्फोसाइट क्या काम करती है? लिम्फोसाइट का काम होता है हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। अब जो लिम्फोसाइट है, ये भी बच्चों 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और होती है मारक कोशिकाएं। ठीक है, इसके अलावा अकणिका में का दूसरा पार्ट होता है बच्चों मोनोसाइट। ये हमारा कंप्लीट रक्त है कि रक्त के अंदर कौन कौन सी चीजें होगी और क्या क्या कार्य करेगी। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसमें लगभग कितना रक्त होता है बच्चों? लगभग 5 लीटर रक्त होता है। ठीक है, कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाएगी? लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स या
डिम्बाणु। लाल रक्त कणिकाओं के अंदर आपको मालूम है, हम अभी पढ़े हैं कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का कलर लाल होता है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ संयोजित होता है और शरीर के सभी अंगों तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करके ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा है बच्चों देखो WBC क्या करती है, WBC का काम है हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखना, ठीक है। अब इसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों इसके अंदर क्या नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसके कारण इनका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बच्चों, प्लेटलेट्स क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर, जैसे मेरा हाथ है और अगर हाथ यहाँ से कट जाएगा तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है, रक्त जम जाता है। तो रक्त किसके कारण जमा, वो बच्चों प्लेटलेट्स के कारण जम गया। अगर हमारे रक्त के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो क्या होगा, तो हमारा शरीर अगर कहीं से भी कटेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और सारा का सारा रक्त शरीर से बाहर निकल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि रक्त के कार्य। अब देखो बच्चों रक्त के क्या क्या कार्य है, तो ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहला कार्य तो यही है कि रक्त हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक या सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है। और वहां से अशुद्ध और जो वहां से अशुद्ध CO2 होती है उसको क्या करता है, शरीर के सभी अंगों से लेके बाहर आता है, ठीक है। इसके अलावा रक्त क्या करते हैं, हम जो भी भोजन करते हैं उससे मिलने वाले हमें जो पोषक पदार्थ है उनको शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। हमारे शरीर का तापमान नियमित रखता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें सभी अंगों तक पहुंचाता है। और इसके अलावा रक्त क्या करेगा, ताप नियमन करता है, ठीक है। हमारे शरीर का जो pH है उसको बनाए रखता है। ये सारे के सारे कार्य किसके हैं बच्चों, ये सभी कार्य आपके रक्त के हैं। अब हम रक्त के प्रकार पढ़ेंगे कि रक्त कितने प्रकार का होता है। तो रक्त होता है बच्चों 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4। कौन कौन सा होता है, A, B, AB और O। ये चारों किसके प्रकार है बच्चों, ये है आपके रक्त के प्रकार। अब देखो हमने इसको A क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर A एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण ही हमने इनको अलग अलग बांटा है। जिसके अंदर A एंटीजन हो वो A ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर B एंटीजन हो वो B ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर A और B दोनों एंटीजन हो वो AB, जिसके अंदर दोनों ही एंटीजन नहीं होते बच्चों वो कहलाता है O ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है, तो देखो बच्चों जो ब्लड ग्रुप होता है A वो किसको ब्लड दे सकता है, वो ब्लड दे सकता है A को और AB को। AB को क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर A है ब्लड ग्रुप, ठीक है। दूसरा है कि जो B ब्लड ग्रुप है वो किसको ब्लड दे सकता है बच्चों, एक तो दे सकता है वो B को और एक दे सकता है AB को, ठीक है। ऐसे ही जो AB है ब्लड ग्रुप वो किसको दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ AB को ही दे सकता है। और जो चौथा ब्लड ग्रुप है O वो किसको दे सकता है, वो A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों इसके अंदर कोई भी क्या नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए किसी के साथ भी जाके जुड़ सकता है। सपोज करो अगर O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, ठीक है, किसी और का ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, कोई और ब्लड ग्रुप दे दिया, जैसे B दे दिया, तो इसके कैसा है इसका कि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन B वाला ब्लड ग्रुप आएगा अगर यहाँ तो इसके अंदर B होगा एंटीजन, तो दोनों के दोनों संगठित होके क्या बना लेंगे, क्लोटिंग कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप ले सकता है ना व्यक्ति, उसी का ही ब्लड उसको चढ़ाया जा सकता है। ऐसा ब्लड ग्रुप जो उसके लिए सही नहीं है वो नहीं ले पाएगा। सही क्यों नहीं है, क्योंकि जो एंटीजन होते हैं वो आपस में क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि जो ब्लड ग्रुप A होता है उसके अंदर एंटीबॉडी B पाई जाएगी, जिसको छोटा B लिखेंगे, ठीक है, उल्टी, ठीक है। अब B ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, इसमें होगी A, देखो एंटीबॉडी A। अब जो AB ब्लड ग्रुप है जिसका नाम ही AB है तो इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है,
ठीक है। और जब ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए भी होती है और एंटीबॉडी बी भी होती है। तो ये आपके रक्त के प्रकार है, ठीक है। इसके अलावा जो रक्त है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है या हमारा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये एक विशेष प्रकार का कारक होता है जिसे हम कहते हैं RH फैक्टर। क्या कहते हैं, RH फैक्टर, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों रक्त परिसंचरण की। तो हमारा जो शरीर है या मानव का जो शरीर है इसके अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा मतलब डबल, इसका मतलब कि जो रक्त है वो 2 बार आ रहा है। कहाँ आ रहा है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो कि जो मानव है, मानव के अंदर क्या होता है, एक तो रक्त होता है और दूसरी होती है रक्त वाहिनिकाएं, रक्त परिसंचरण तंत्र में जो काम आती है। तो रक्त के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं रक्त वाहिकाओं की। तो हम मानव शरीर में 2 प्रकार की वाहिनियां पाई जाती है, एक तो होती है धमनी और एक होती है शिरा। अब धमनी कौन सी वाहिनिकाएं, धमनी वो वाहिनिकाएं है जो ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है, हृदय से अंगों तक ले जाती है, वो कहलाती है धमनी, ठीक है। ये क्या कर रही है, हृदय से अंगों तक लेके जा रही है शुद्ध रक्त को। और अब अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन लाएगा बच्चों, शिरा। शिरा क्या करेगी, रक्त को अंगों से हृदय की ओर लेके आएगी। अब जो अंगों से लेके आएंगे वो कैसा रक्त होगा, वो तो अशुद्ध रक्त ही है ना, तभी तो हम उसको हृदय में लेके आ रहे हैं ताकि उसको हम शुद्ध कर सके, ठीक है। अब ये देखो ये अपना रक्त परिसंचरण तंत्र है। अब हमने बोला अभी कि मानव के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोहरा कैसे हुआ बच्चों, आप अगर गौर से देख रहे हो तो आपको ये वाली जो संरचना दिख रही है ये अपना हार्ट है, ठीक है। अब ये अपना जो हृदय है, हृदय के बारे में हम आगे पढ़ेंगे पूरा, किसमें कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है। अब ये हमारा शरीर है, ठीक है। अब शरीर के अंदर देखो ये एक कोशिका है, इस कोशिका से क्या की, यहाँ से शुद्ध रक्त आया, इसने इसको ऑक्सीजन तो दे दी और CO2 ले ली, ठीक है। अब इसने CO2 ले ली तो क्या होगा, ये शुद्ध रक्त, ये कैसा हो गया रक्त अब अशुद्ध। जिसमें CO2 मिक्स होती है वो होता है अशुद्ध, जिसमें O2 मिक्स होती है वो होता है शुद्ध। अब ये जो शुद्ध रक्त है वो तो किस में चल जाएगा, ऑक्सीजन निकल देगी और कोशिका में चल जाएगी और इस कोशिका से CO2 निकलेगी और वापस उस रक्त में आ जाएगी। तो ये रक्त अब शुद्ध से अशुद्ध हो गया। अब ये जाएगा कहाँ पे, देखो बच्चों ये जाएगा हृदय में, हृदय से कहाँ जाएगा, ये जाएगा फेफड़ों में। फेफड़ों में जाने से क्या होगा कि जो CO2 थी वो तो कहाँ चल जाएगी, फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस इसमें क्या आ जाएगी बच्चों, O2 आ जाएगी। अब O2 जिस रक्त में आ गई, अब ये रक्त कैसा हो गया, ये रक्त वापस शुद्ध हो गया। अब ये शुद्ध रक्त वापस कहाँ आएगा, हृदय में, ठीक है। फिर हृदय से कहाँ जाएगा, बाकी अंगों तक। तो अब देखो फिर अंगों में आएगा ऑक्सीजन लेके, अभी ये शुद्ध है, फिर अंग किसी भी कोशिका को ऑक्सीजन दे देगा और उससे CO2 ले लेगा, फिर ये क्या हो गया अशुद्ध। फिर ये वापस आएगा हृदय में, फिर हृदय से कहाँ जाएगा, फेफड़ों में, फिर फेफड़ों में शुद्ध होगा, फिर वापस हृदय में आएगा। तो देखो बच्चों हो क्या रहा है कि यहाँ से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आ रहा है, हृदय में आ रहा है, हृदय से जा रहा है फेफड़े में, फेफड़े से शुद्ध होकर वापस हृदय में आ रहा है। तो एक चक्र में टोटल हृदय में कितनी बार आ रहा है ये रक्त, ये आ रहा है 2 बार। इसी कारण मानव के अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसको हम कैसा कह रहे हैं बच्चों, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे हृदय की। तो हमारा जो हृदय है वो पेशी उत्तकों से बना हुआ है और एकदम मांसल और खोखला होता है और किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इसके चारों ओर दोहरी भित्ति पाई जाती है जिससे हम कहते हैं हृदय आवरण, ठीक है। अब देखो बच्चों जो हमारा हृदय है, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये हमारा हृदय का है। हमारे हृदय के 2 भाग, जो हमारा हृदय है वो 4 कपाटों में बटा हुआ होता है, ठीक है। कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में, 4 कोष्ठकों में बटा हुआ होता है। ऊपर वाले जो 2 कोष्ठक दिख रहे हैं आपको, एक तो ये वाला
और ये वाला, ये जो ऊपर वाले कोष्टक हैं ये हैं बच्चों आलिंद, ये क्या कहलाएंगे आलिंद, और जो नीचे वाले कोष्टक हैं ये कहलाएंगे बच्चों नीले। ठीक है, अब जो इस साइड वाला ऊपर वाला कोष्टक है वो कहलाएगा बच्चों दाया आलिंद, और नीचे वाला नीले क्या कहलाएगा दाया नीले। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर वाला उधर वाला आलिंद क्या कहलाएगा बाया आलिंद, और नीचे वाला नीले क्या कहलाएगा बाया नीले। ठीक है, अब जो दाया आलिंद और दाया नीले है इसके मध्य देखो बच्चों, ये आपको जो तीन संरचनाएं दिख रही है ना, ये है कपाट। जैसे रूम के अंदर एंटर होने के लिए गेट होते हैं ना, वैसे ही इस कोष्टक से रक्त को इस वाले कोष्टक में आने के लिए ये बीच में कपाट हैं जो बंद होते रहते हैं और खुलते रहते हैं। तो ये देखो तीन है ना, तो ये पाए जाते हैं त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट कहाँ पाया जाता है? दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य। ऐसे ही बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य देखो बच्चों पाए जाते हैं द्विवलन कपाट। क्या पाए जाते हैं? द्विवलन कपाट। ठीक है, अब जो ये हृदय है इसमें दाएं आलिंद में ऊपर की तरफ होती है महाशिरा। ठीक है, और इधर जुड़ी हुई होती है महाधमनी, और इससे जुड़ी हुई होती है फुफ्फुसीय धमनी, इससे जुड़ी हुई होती है फुफ्फुसीय शिरा। अब जो महाशिरा क्या करती है कि जो हमारा शरीर है, शरीर से जो अशुद्ध रक्त आया था वो इस महाशिरा के द्वारा इस हृदय के अंदर प्रवेश करता है। ये हृदय के अंदर प्रवेश करेगा तो ये कोष्टक जब पूरा भर जाएगा तब ये कपाट खुलते हैं। यहाँ वाला रक्त किस में आ जाएगा? नीचे। किस में आ जाएगा? दाएं नीले में। यहाँ से दाएं नीले से कहाँ जाता है बच्चों? फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ये रक्त चल जाएगा फेफड़ों में। फेफड़ों में जाके क्या होता है? ये रक्त शुद्ध होता है, फिर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा वापस किस में प्रवेश करता है? हृदय में प्रवेश करता है। हृदय में किस में आया? बाएं आलिंद में, फिर आता है बाएं नीले में, और महाधमनी के द्वारा ये कहाँ जाता है? शरीर के सभी अंगों तक। ठीक है, तो यहाँ पे आया रक्त, फिर फेफड़ों में गया, फिर वापस आया, फिर शरीर में गया, तो दो बार आया इस हृदय के अंदर रक्त, इसलिए इसे हम कह रहे हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों अच्छे से? ठीक है, अब देखो जो दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य त्रिवलन कपाट थे और बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य द्विवलन कपाट थे। कपाट क्या करते हैं? रक्त को वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। अब जब ये कपाट खुलते और बंद होते हैं तो बच्चों हमें लबडब की ध्वनि सुनाई देती है, जिसको हम कहते हैं हमारा दिल धड़क रहा है। तो क्यों धड़क रहा है? क्योंकि ये कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं, इसी कारण ये लबडब की ध्वनि सुनाई देती है। अब जब हमारा हृदय संकुचित होता है तो इस स्थिति को कहते हैं बच्चों हम सिस्टोल, और वह संकुचित होने के बाद वापस पहली वाली स्थिति में आता है तो बच्चों इस स्थिति को हम कहते हैं डायस्टोल। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो बच्चों एक चीज और याद रखनी है हमें कि जो धमनी होती है, देखो हम पहले पढ़े हैं कि जो धमनी है वो क्या करेगी? हृदय से अंगों तक लेके जाती है शुद्ध रक्त को। ठीक है, धमनी क्या करती है? हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक लेके जाती है। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसका काम उल्टा होगा। फुफ्फुसीय शिरा और धमनियों के काम उल्टे हो जाएंगे। धमनी तो शुद्ध रक्त को लेके जाती है, लेकिन देखो यहाँ पे फुफ्फुसीय धमनी क्या कर रही है? इस अशुद्ध रक्त को लेके जा रही है फेफड़ों में। ठीक है, वैसे ही शिरा का काम क्या होता है? शिरा अशुद्ध रक्त को लेके आती है हृदय में, लेकिन जो फुफ्फुसीय शिरा है ये फेफड़े से देखो शुद्ध रक्त को लेके आ रही है हृदय में। ये पॉइंट आपको और याद रखना है। ये हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र कंप्लीट होता है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम नेक्स्ट तंत्र नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।